में बाल झड़ जाना काफी आम समस्या बन गई है। ये परेशानी लगभग हर चौथे व्यक्ति में आसानी से देखने को मिल सकती है। बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं और कई बार ये समस्या जेनेटिक भी होती है। झड़ते बालों से परेशान लोग आजकल हेयर ट्रांसप्लांटेशन का सहारा ले सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें सिर के एक हिस्से से सभी फॉलिकल्स और जड़ों को हटाकर उनके गंजेपन वाले हिस्से में ट्रांसप्लांट किया जाता है। हालांकि हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर अधिकतर लोगों के बीच बालों का झड़ना और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बालों की देखभाल करने को लेकर अलग अलग तरह के कंफ्यूजन बनी रहती है। ट्रांसप्लांट और इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर बहुत सारे वहम भी होते हैं, इसलिए हमने आज की ओपीडी में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का टॉपिक उठाया है। इस ओपीडी में हम जानेंगे कि बाल झड़ने की क्या वजह है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी क्या है, ये कितनी सुरक्षित है, कितना खर्चा है, हमें कब ये सर्जरी करानी चाहिए, किन लोगों को करानी चाहिए और कहाँ करानी चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़े ऐसे बहुत से सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारी ओपीडी में मौजूद हैं डॉक्टर शशिर गुप्ता, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। डॉक्टर इंडिया न्यूज के खास शो में यानी कि हेल्थ ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया समर। इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले कि मैं शो की शुरुआत हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में करूं, मुझे आप ये बताइए कि आखिर सिर से बाल झड़ते ही क्यों हैं, इसकी वजह क्या है और सबसे खास बात ये है कि आजकल तो नौजवानों के सिर के बाल कम हो रहे हैं। जो मेन कारण मेल्स में बाल झड़ने का है वो जेनेटिक कारण होता है, यानी हमारे जीन्स में ये कोडिंग है कि इस एज पे, सर्टेन एज पे आपको बॉल्डनेस होनी है, तो वो डेफिनेटली ओके रहेगी। यस, डाइट से कुछ हद तक उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, कई दवाइयाँ दे के भी कुछ हद तक उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, राइट। बट जो मेन कारण है दैट इज जेनेटिक। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बेहद आम भाषा में ये बताइए और ये समझाइए कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी आखिर होती क्या है और ये क्यों की जाती है। जी, अगर इसको हम बिल्कुल सरल भाषा में समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि जैसे पौधे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा जाता है, ठीक उसी तरह बाल की जड़ को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह इम्प्लांट किया यानी बोया जाता है, तो उसको हम हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये बाल उसी तरह उगेगा जैसे पेड़ उगेगा, ठीक उसी तरह ये बाल भी उगेगा। सर, ये तो हमने अच्छे से जान लिया कि हेयर ट्रांसप्लांट आखिर होता क्या है। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए इस सर्जरी को किया कैसे जाता है, यानी कि इस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का प्रोसेस क्या है और जो बाल ट्रांसप्लांट किए जाते हैं क्या वो परमानेंट रहते हैं। राइट, तो इसका जो प्रोसेस है दैट इज कि हम बालों को डोनर एरिया से निकालते हैं, यानी जिस जगह बाल घने हैं, यानी हमारा ये वाला हिस्सा, इस हिस्से से हम बालों को निकालते हैं और हम उसको आगे ट्रांसप्लांट करते हैं। जिस हिस्से से निकाला जाता है उस हिस्से को हम डोनर एरिया कहते हैं और जिस हिस्से पर लगाते हैं उसको हम रिसिपिएंट एरिया कहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट दो तरीके से होता है, वन इज FUT एंड अदर इज FUE। इन FUT टाँके चीरे आते हैं, इन FUE कोई टाँके चीरे नहीं आते हैं। FUE में एक एक बाल निकाला जाता है और उसको इम्प्लांट किया जाता है। FUT में एक पर्टिकुलर स्ट्रिप निकाली जाती है, उसको कट किया जाता है, उसके छोटे छोटे हिस्से बनाकर उनको इम्प्लांट किया जाता है। जो मोस्ट कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है दैट इज FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। सर, जैसा कि आपने बताया हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान सिर के दूसरे हिस्से से जहां घने बाल होते हैं वहां से बालों को लेकर जहां बाल कम है वहां रिप्लेस कर दिया जाता है। अब आप हमें ये समझाइए कि क्या इसका कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकता है, अगर साइड इफेक्ट है तो क्या है। यस, तो इसके साइड इफेक्ट्स दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसमें आपके चेहरे पे थोड़ी बहुत स्वेलिंग आना, पेन रहना और हल्की फुल्की स्कैल्प पे इचिंग होना, डिस्कम्फर्ट होना, ये कॉमन है, राइट। ये सभी केसेस में होता है, राइट। बट इससे कोई घबराने की बात नहीं है, ये कुछ टाइम में जब दवाइयाँ आपको दी जाती हैं ये सेटल डाउन हो जाता है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बहुत रेयर होते हैं बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स, और इसमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कुछ देखने में नहीं मिलता, एक्सेप्ट कुछ केसेस में नम्बनेस देखी जा सकती है कुछ हिस्से पे, और कोई एक आध पॉइंट पे यू माइट गेट टू सी पेन और समथिंग, बट यूजुअली नॉट। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आर वेरी 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 रेयर। सर, महिलाओं का जो क्राउन एरिया होता है वहां से भी बाल हल्के होने लगते हैं, बाल झड़ते हैं। जेंट्स तो हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, लेकिन क्या महिलाओं में भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकती हैं महिलाएं।
यस, 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 फीमेल्स भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकती नहीं, करा रही हैं ऑलरेडी। देयर आर सो मेनी फीमेल्स हु ऑप्ट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट टू गेट इवन बेटर हेयर वॉल्यूम। एब्सोल्युटली यस, फीमेल्स भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकती हैं। सर, बड़ा कॉमन सा सवाल है जो अक्सर लोगों के जहन में रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद हमें क्या रोजाना बालों को धोना चाहिए या फिर बालों को धोने से नुकसान हो सकता है। यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि हमें शैम्पू डेली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आफ्टर 4th डे ऑनवर्ड्स, जब हम पट्टी खोलते हैं ऑन 4th डे, हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपको डेली हेयर वॉश करना चाहिए बाय यूजिंग शैम्पू बाय द वे दैट वी हैव प्रिस्क्राइब्ड एंड कंटिन्यू इट टिल द स्कैबिंग सबसाइड। जब तक स्कैबिंग पूरी तरह अच्छे से सबसाइड नहीं हो जाती है, तब तक आपको अच्छे से, आपको जो तरीका बताया गया है उस तरीके से आपको शैम्पू करना है एंड डेली करना है। बट इट में डिपेंड, इट में वेरी फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर। तो जहाँ आपने ट्रांसप्लांट कराया है, आपको जो रिकमेंडेशन दी गई है आपको फॉलो करनी है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट से क्या शैम्पू करने से बालों पे कोई इफेक्ट आएगा? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। शैम्पू करने से आपके बालों पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप उसको डेफिनेटली डेली करें और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर। सर, किसी भी सर्जरी को कराने से पहले और कराने के बाद हमें बहुत से नियमों का पालन करना होता है ताकि सर्जरी से हमें या हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने से पहले और कराने के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले आपको कुछ जांचें आपको रिकमेंड की जाती हैं, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करवाने चाहिए, राइट। आपको मिनॉक्सिडिल एटलीस्ट 10 to 15 डेज प्रायर बंद कर देना चाहिए। आपके शैम्पू रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, आपको डेली शैम्पू करना चाहिए। एंड अगर आपको कुछ हार्ट इश्यूज हैं या यू आर हैविंग सर्टेन इश्यूज, तो जैसे आपके डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि दैट यू नीड टू सी अ फिजिशियन फर्स्ट। हम एक फिजिशियन से चेकअप ज़रूर करवाते हैं टू नो कि इज एवरीथिंग इज फाइन सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द ट्रांसप्लांट और नॉट, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो ट्रांसप्लांट से पहले आपको ध्यान रखनी है। ये आपको खुद ही आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको इंडिकेट करेंगे, दे लेट यू नो एवरीथिंग। ट्रांसप्लांट के बाद बेसिकली प्रोटोकॉल है, दैट इज़ जिसमें आपको कुछ टाइम के लिए पेन किलर्स और दवाइयाँ दी जाती हैं जो आप अच्छे से रेगुलरली फॉलो करते हैं, जिससे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं पोस्ट सर्जरी। एंड जब उसको हम वेन ऑफ को जब उसको हम हटा देते हैं, तो उसके बाद यू आर एब्सोल्युटली फाइन, नॉर्मल हो जाते हैं। शैम्पू करिए नॉर्मली जैसे रहते हैं, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या कोई बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम ना कर पाएँ या समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। इट्स एब्सोल्युटली सेफ, एब्सोल्युटली सिंपल। सर, कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई हैं कि जहां लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई। कुछ केस में तो मौत तक हो गई, जैसे दिल्ली और गुड़गांव का मामला तो लेटेस्ट ही है। इससे लोगों के जहनों दिलों में काफी डर भी बैठ गया है। लोगों को ये लगने लगा है कि हेयर ट्रांसप्लांट से मौत भी हो सकती है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट करना जान को जोखिम में डाल सकता है, या फिर ये जो मौतें हुई उसके पीछे आपके लिहाज से क्या वजह थी। दैट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि ये सेफ है या नहीं है, या लुक व्हाट आई थिंक इज़ कि जब हम प्लेन में भी जाते हैं, राइट, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ 100% सेफ होगा या समथिंग। वी डू टेक रिस्क कि प्लेन में भी क्रैश लैंडिंग्स हो सकती हैं, बट स्टिल हम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ गो टू अ ट्रिप एंड, राइट। तो इसी तरह समझिए कि देयर आर मिलियंस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट गोइंग अक्रॉस अराउंड द वर्ल्ड, राइट। इस समय भी जब हम बात करें तो देयर माइट बी हेयर ट्रांसप्लांट सेशंस गोइंग ऑन, बट कितने केसेस होते हैं जिसमें इस तरीके की इश्यूज हमें सुनने में आता है? बहुत कम होते हैं, रेयरली गेट टू सी और गेट टू लिसन वन और टू। सो अगर लाखों में कोई एक आध केस इस तरीके का है, तो आई डोंट थिंक कि इट शुड बी वेरी कंसर्निंग टू यू। एंड दैट टू आई थिंक दीज कैन बी वेरी मच प्रिवेंटेड, जिसमें हम, जिनको कुछ चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। डॉक्टर, किसी भी सर्जरी के बाद हमें अपने रूटीन में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस सर्जरी के बाद हमें अपने खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए, यानी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। यस, आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपकी एंटीबायोटिक्स चल रही है, मेक श्योर यू आर नॉट कंज्यूमिंग अल्कोहल, यू आर नॉट टेकिंग, यू आर नॉट स्मोकिंग और यू हैव रिस्ट्रिक्टेड योर स्मोकिंग। आप स्पाइसी फूड अवॉइड करिए, राइट। अल्कोहल इंटेक से आपको
आपकी जो दवाइयाँ हैं वो उस पे प्रॉब्लम आ सकती है। एंड बाय टेकिंग स्पाइसी फूड आपको इचिंग हो सकती है स्कैल्प में, जिसमें आप इचिंग नहीं कर पाएंगे एंड इट माइट लीड टू स्क्रैचिंग योर स्कैल्प और ड्राउट वहाँ से मिल सकता है। So eat normal food, drink water, stay hydrated, and and just relax. Try to relax as much as possible. जो आपको तरीका पता है रिलैक्स करने का उसको फॉलो करें अच्छे से। जो आपके डॉक्टर्स ने आपको सजेस्ट करेंगे, दे विल टेल यू कि कैसे आपको पीछे लेटना है, कैसे आपको करवट लेनी है, सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको प्रोटोकॉल फॉलो करें। डॉक्टर, ये मेरा आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होगा कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी बाल झड़ते हैं, और इस सर्जरी के बाद हमें अपने बालों का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए ताकि जो बाल ट्रांसप्लांट किए हैं वो फिर से ना झड़ें। इसमें बेसिक जो आपको याद रखना है वो ये है कि हम एक नई जड़ लगा रहे हैं, राइट? एक नया पौधा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो उसका केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक लिविंग टिश्यू है। एंड जो रूल आपके पुराने बालों पे लागू होता है वही रूल इन बालों पे भी लागू होता है। अगर आप उनका केयर नहीं करेंगे तो विद टाइम ये भी जा सकते हैं, हालांकि इनके जाने के चांसेस फिर भी कम होते हैं, बट स्टिल आई हैव सीन केसेस जिसमें ये बाल भी चले जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ केयर, क्योंकि लोग मान के चलते हैं कि हमने एक बार करा लिया, हमने पक्का काम करा लिया, अब हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। दिस इज रॉन्ग, राइट? अगर आप उसका केयर नहीं करेंगे, यू नीड टू गिव एटलीस्ट 10 मिनट्स टू योर सेल्फ। अगर आप केयर अच्छे से करेंगे देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। बट अगर आप केयर करना छोड़ देंगे, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट्स करेंगे एंड डाइट आपकी ख़राब होगी, तो जितना बाल जाने का खतरा पहले था उतना खतरा अभी भी रहेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली हेयर ट्रांसप्लांट वो लास्ट वेरी लॉन्ग, राइट? बट आई हैव सीन केसेस जिसमें कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स बीन 10 years नाउ एंड हेयर ट्रांसप्लांट इज एज फाइन एज एवर, क्योंकि दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ देयर हेयर, अच्छे से स्कैल्प क्लीन है उनका, दे आर बीन यूजिंग। और एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट 6 महीने में या एटलीस्ट साल में एक बार आप डॉक्टर की विजिट ज़रूर लें जहाँ से आपने ट्रांसप्लांट कराया है, सो दैट वी नो कि इस समय क्या स्थिति है, इफ कैन समथिंग बी डन, कि अगर कुछ इफ देयर हैज़ बीन सम इशू तो वी कैन फिक्स दैट थिंग, राइट? तो आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट 6 महीने में या साल में एक बार जब भी मौका लगे आप एक चेकअप ज़रूर करवाएं पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट। सर, अब हमें ये बताइए कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हमेशा सफल होती है, और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल बढ़ने में कितना समय लगता है। Yes, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ प्रोसीजर है एंड डेफिनेटली इसके जो सक्सेस रेट्स आर वेरी हाई, पहले के मुकाबले और आज की तारीख में सक्सेस रेट्स आर वेरी हाई एंड डेफिनेटली एंड कितने बाल उगने में मान के चलिए टेक्स अराउंड 9 to 10 months। पहले 3 महीने में बाल आते हैं जाते हैं, इस तरीके से होता है, राइट? उसमें पेशेंट्स को लगता है कि हमारा ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि बाल चले जाते हैं। बट आफ्टर 3rd month यू टेंड टू सी ग्रोथ, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आनी शुरू होती है, जो कि अगले 8 से 9 महीने में कंप्लीट हो जाती है। तो जो रिजल्ट आप ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो एटलीस्ट टेक्स 1 year। In roughly 9 to 12 months you'll get the results that you are thinking of। डॉक्टर, आपने हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़े बहुत अहम सवालों के जवाब बड़े आसान शब्दों में दिए, पर लोग किसी भी चीज को करने से पहले उसकी कीमत जानना चाहते हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि भारत में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने के लिए सामान्य तौर पर कितना खर्चा आता है। इसका जो ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं दैट डिपेंड्स, क्योंकि प्राइस पर ग्राफ्ट के हिसाब से जो लिया जाता है वो अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग है। बट जो बेसिक अच्छी जगह अगर हम कराते हैं तो उसका स्टार्टिंग जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट, यानी एक ग्राफ्ट के 20 रुपये के करीब चार्ज करते हैं, मे गो अप टू 30, 40, 45, दैट डिपेंड्स फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। ग्राफ्ट का मतलब होता है जड़ बेसिकली, और एक जड़ में 1 से लेके 5 बाल तक हो सकते हैं। तो कितना आपके में खर्चा आएगा दैट कैन ओनली बी प्रेडिक्टेड बाय, देखा जाएगा कि आपका एरिया कितना बड़ा है, जितना एरिया होगा उसमें कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स लगेंगे, जितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स लगेंगे मल्टीप्लाई बाय कि डॉक्टर कितना खर्चा ले रहा है। उसके अलावा कुछ लोग लमसम में भी तय करते हैं कि एक तय क्वांटिटी में एक तय क्वांटिटी बता दी जाती है एंड ऐसा भी काफ़ी लोग करते हैं।
सिर के बालों का झड़ना चूंकि एक आम समस्या बन चुकी है, इसलिए मार्केट में तरह तरह के जेल, तेल और ना जाने क्या क्या मौजूद है। लोग दावे भी खूब करते हैं। आपके लिहाज से क्या इन नुस्खों से झड़ते बालों को रोका जा सकता है और ब्लड एरिया में फिर से बाल आ सकते हैं? ऐसा कोई अभी तक दवाई नहीं आई है जिससे बाल आपके वापस आ सकते हैं। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई अभी तक अपडेट आई है जिसमें हम कह सकें कि ये दवाई लगाने से आपके बाल वापस आ जाएंगे। बहुत अनलाइकली है। आई हैवंट सीन एनी केस जिसमें बिना प्रॉपर मेडिकेशन के, प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट के बाल वापस आ गए हों। सो मुझे नहीं लगता। डॉक्टर, हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है क्योंकि बालों का झड़ना आजकल बहुत आम समस्या हो गई है। तो अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में सोच रहा है तो वो कैसे क्लिनिक का चयन करे, कैसे डॉक्टर का चयन करे और इस बात को कैसे सुनिश्चित करे कि जहां से वो हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है वो जगह सेफ है? जब भी आप किसी सेंटर पे जाते हैं तो आपको डॉक्टर की डिग्री चेक करना चाहिए कि कौन डॉक्टर हैं एंड क्या उनका पहले एक्सपीरियंस कैसा है एंड आपको किसने रिकमेंड किया है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें समझनी चाहिए एंड डॉक्टर की डिग्री ज़रूर चेक करें कि हु इज़ द ऑपरेटिंग डॉक्टर। साथियों, आज हेल्थ ओबीडी में हमने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत सी अहम जानकारी हासिल की। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दी हुई जानकारी बहुत लोगों के काम आएगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर आपसे ठीक 3:30 बजे मुलाकात होगी किसी और नए मुद्दे के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।